गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th ज्योग्राफी। फर्स्ट चैप्टर है। तो रिसोर्सेज के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। क्लास 8th 9th 10th लगभग पिछली सभी कक्षाओं में रिसोर्सेज चैप्टर के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज होते क्या हैं। देखिए, रिसोर्सेज आर दो थिंग्स जो हम हर टाइम यूज़ करते हैं, like as pen, chairs, tables, bike, sunshine, earth, soil, train, aeroplane, water, air. So these all are ठीक है ना। तो ये सभी रिसोर्सेज होते हैं। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, चाहे वो होममेड हो, चाहे वो गॉड गिफ्टेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, वो दीज ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है ना। अब रिसोर्सेज के बारे में देखिए, हमें यहाँ पे पढ़ना है कि रिसोर्सेज का, किसी भी रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए, किसी भी रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए, कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जो रेडी टू यूज़ होते हैं। ओके, जैसे कि वाटर है, रेडी टू यूज़ होता है। सनसाइन है, रेडी टू यूज़ है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन सम रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि उनको एक्वायर करना पड़ता है। वो होते तो हैं, जैसे कि माइंस होती है। किसी की, सपोज कीजिए किसी कंट्री के पास माइंस है, कोयल की माइंस है। तो वो जो कोयल की माइंस है, उस कोयल को वहाँ से निकालने के लिए, उस माइन से निकालने के लिए, उसमें इकोनॉमिकली फिजिबल वो कंट्री कितना, यदि सपोज कीजिए कि कोयल को किसी माइन से निकालना है, अब वहाँ पे काम लगाना पड़ेगा, कॉस्ट आएगी उसको निकालने की। अब फिर हम ये सोचेंगे कि उसको जो निकालने की हमने कॉस्ट दी है, वो हमारे लिए कितना यूजेबल है, उससे हम कितना बेनिफिट कमा सकते हैं, यानी उस कोयल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या जो हमारी उसको हमने एक्वायर करने में जितना पैसा खर्च किया है, क्या उससे ज़्यादा पैसा हम उसको यूज़ करके ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है ना, कि वो रिसोर्स इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है। सेकंड होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल बोलते हैं कि क्या वो रिसोर्स ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे कोई मंदिर हो, जहाँ पे कोई मस्जिद हो, जिससे कोई नुकसान हो जाए, यानी संस्कृति का नुकसान हो जाए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है ना। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। सपोज कीजिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे गोल्ड की माइंस है, यहाँ पे सिल्वर की माइंस है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसे मशीनें हैं, ऐसी मशीन्स हैं जिससे हम उस रिसोर्स को वहाँ से एक्वायर कर सकें, उस रिसोर्स को वहाँ से प्राप्त कर सकें। क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी मशीन है? उसको बोलते हैं क्या वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है या नहीं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, नाउ विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज में आएगा कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बेसिकली ओरिजिन के बेस पे देखा जाए तो रिसोर्सेज एक तो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज का मीनिंग है कि जो लिविंग थिंग होती है, यानी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एज एयर, सनसाइन, सोइल, वाटर। ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज। अब इसमें आते हैं एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज जिनकी एक साइकिल होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। सपोज कीजिए कि वाटर है। ओके, जैसे वाटर है, वाटर की एक साइकिल बन जाती है। रेन होती है। अब रेन ये तो है नहीं कि ऊपर पानी इकट्ठा हो रखा है, वो वर्षों से, लाखों हजार वर्षों से बरसता ही जा रहा है, ऊपर का पानी अलग है, नीचे का पानी अलग है, ऐसा नहीं होता। जो जब रेन होती है तो बारिश होती है, बारिश नीचे आती है, फिर वेपोराइजेशन होता है, धूप निकलती है, वो पानी दोबारा से वाष्प बनकर, वेपर बनकर ऊपर पहुंच जाता है, और फिर वो पानी दोबारा नीचे आ जाता है। तो वाटर क्या है? वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन सा आएगा? वाटर। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, वाटर। ओके, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को ये तो है नहीं कि आपने एक बार काट दिया दोबारा नहीं होगा, हो जाएगा। सोइल, सोइल को एक बार यूज कर लिया, दोबारा यूज हो सकती है। तो दीज ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको बार बार यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज जिनको आपने एक बार यूज कर लिया, लेकिन दोबारा उनको बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं,
तो वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक एस कोयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। पेट्रोल को आपने एक बार यूज़ कर लिया दोबारा से नहीं बनेगा जल्दी से। कोयले को आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा से जल्दी से नहीं बनेगा। ओके, तो ये क्या होता है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। अब और जो सेकंड कैटेगरी होती है ओनरशिप में आती है। ओनरशिप रिलेशनशिप कौन से होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। ओनरशिप जो कैटेगरी है उसमें सबसे पहला आएगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आपके पास कोई कार है अपनी, वो आप ही के पास है, अपनी कार है, आप उसके ऑनर हैं। आपके पास अपनी बाइक है, वो आपका अपनी बाइक है। आपके पास एक स्कूटी है, वो आपकी अपनी स्कूटी है। तो ये कौन से रिसोर्सेज आएंगे, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज रह जाते हैं। उसके बाद आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो सबके लिए होते हैं, एक कम्युनिटी के लिए होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक पार्क बना हुआ है, एक सोसाइटी है, एक विलेज है, एक कोई कॉलोनी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक पार्क बना हुआ है, तो वो किसके लिए है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसके बाद होते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज होते हैं, कुछ कंट्री के अपने इसमें रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अपने हाईवेज होते हैं, हमारे जो ट्रेन के रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये किसके हैं, ये नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। ओके, इसको पूरा कंट्री अपने लिए, पूरा कंट्री की पब्लिक जो है वो इसको यूज़ कर सकती है, तो नेशनल रिसोर्सेज आते हैं। नेशनल रिसोर्सेज में क्या आती है, नेशनल रिसोर्सेज में कुछ ओशियन का पार्ट्स भी आता है, जो हमारे ओशियंस हैं। तो ओशियंस में ये कहा जाता है कि 19.2 जहाँ पे हमारी कंट्री की जो सीमाएं होती हैं, जहाँ पे हमारी कंट्री का जो मैप है, हमारी जो सीमाएं हैं, तो वहाँ से 19.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ओशियन में, वो उसी कंट्री का माना जाता है, जहाँ तक वो 19.2 तक वो ओशियन किसका माना जाएगा, वो ओशियन उस कंट्री का माना जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में बियॉन्ड 200 किलोमीटर, जो हमारे ओशियंस हैं, ओशियंस में 200 किलोमीटर यानी 19.2 तक तो नेशनल रिसोर्सेज में आएगा, वो अपना हमारा पक्का है। लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्सेज में जो 200 किलोमीटर तक का, सपोज कीजिए इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ जहाँ भी 200 किलोमीटर तक के जो ओशियन है, उस पर किसका अधिकार माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब वहां तक वो अपना अधिकार ले सकता है, उसको एक्वायर कर सकता है, वहां पे अपना एक तरह से अधिकार दिखा सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिनको, जो हमारे पास हैं तो जरूर, लेकिन हम उनको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। उनको कैसे यूज़ करना है, जैसे कि हाई स्पीड विंड होती है, हाई स्पीड विंड चलती है कुछ एरियाज़ में, पर्टिकुलर एरियाज़ में, लेकिन उस हाई स्पीड विंड को हम कैसे कंज्यूम करें। अभी तो हम कुछ जगह हमने विंड मिल लगाई हैं, विंड मिल लगा करके हम उस हाई स्पीड विंड को, विंड मिल से क्या होता है, विंड मिल से हमारी जो विंड मिल घूमती है और उससे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक यूरेनियम होता है। यूरेनियम हमारे पास एक बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसको हम कैसे यूज़ करें, इसका फार्मूला भी हमारे पास बहुत कम है। इसको हम जैसे एटम बॉम्ब बनाने में यूज़ कर सकते हैं बस, क्योंकि बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है। तो इसको टेक्नोलॉजी के और टाइम के साथ साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसके यूज़ को बढ़ा सकते हैं, तो ये हमें भी सीखना होगा। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनको, जो हमारे पास हैं तो ज़रूर, लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी के अभाव में। हमारे पास उनका फार्मूला नहीं है, हमारे पास एक पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दीज आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं डेवलप रिसोर्सेज। देखिए डेवलप रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज है, जिनको, जैसे कि सपोज कीजिए पेट्रोल है ना, फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो हमने फॉसिल फ्यूल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, यानी उसको हमने मॉडिफाई करके यूज़ करने के काबिल बना लिया है। तो ये क्या होता है, ये डेवलप रिसोर्सेज में आते हैं। उसके बाद होते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे कि वाटर है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब इस H2O में से हमने हाइड्रोजन को अलग कर दिया किसी ने, तो हाइड्रोजन को जिसने अलग किया, तो वो स्टॉक रिसोर्सेज में आएगा। हाइड्रोजन कौन सा रिसोर्सेज हुआ,
हाइड्रोजन कोई अलग से रिसोर्स तो नहीं है, लेकिन हमने वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर दिया, तो ये स्टोक रिसोर्सेज में आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड प्लानिंग यानी रिसोर्स हमारे पास हैं, उनको हमें कितना यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इस सब के बारे में हमें सोचना है। ज़्यादा यूज़ करने से हमारे लिए क्या नुकसान है, तो इस सब के लिए एक रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करना। सपोज कीजिए वाटर ही है, वाटर देखिए हमारे लिए पीने के लिए होता है, हमारे नहाने के लिए होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनती है वाटर से, उसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है। लेकिन अगर हम उसका एक बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए कि हमें नहाने के लिए 1 बकेट बाल्टी इनफ है, लेकिन हम यूज़ करते हैं 5 बकेट बाल्टी। ओके, हम अपनी कार को वॉश करने के लिए हम 2-3 बाल्टी में काम चला सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पाइप लगा के और उसमें लगभग 200 से 300 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, इससे जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो रहा है, गलत इस्तेमाल होता है, और उससे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है, रिसोर्स खत्म होते चले जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स का मतलब है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कीमती होते हैं, महंगे होते हैं, और वो अमीर लोगों के पास ही होते हैं। ठीक है ना। और अमीर लोग उनको क्या करते हैं, उनको मिसयूज करते हैं, उनका मिसयूज करने से उनकी कमी पड़ जाती है। उसके बाद इसका पॉइंट क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल। ग्लोबल इकोलॉजिकल का मतलब है कि ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करने से, सपोज कीजिए हमें घर में दरवाजे चढ़ाने हैं या कुछ भी करना है, अपने घर पे काम करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो पेड़ काटने से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल यानी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है ना। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, कटान कर रहे हैं, है ना। उससे क्या हो रहा है कि माउंटेन का लॉस हो रहा है। माउंटेन लॉस हो रहा है तो वन खत्म हो जाएंगे, ट्रीज खत्म हो जाएंगे। तो इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ओके, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आता है कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए। इसमें क्या आता है कि स्टॉक्स, किस पर्टिकुलर कंट्री के पास किस रिसोर्स का स्टॉक्स होता है। सपोज कीजिए कीजिए कि किसी कंट्री, जैसे अरब कंट्रीज हैं, उनके पास पेट्रोल का बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है। जैसे अफ्रीका हमारा एक कॉन्टिनेंट है, आइलैंड है, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइंस जो पाई जाती हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। और तो उसके बाद क्या करते हैं हम, तो ये स्टॉक्स रिसोर्सेज में आते हैं, मतलब रिसोर्सेज का हर जगह ना पाया जाना, एक पर्टिकुलर एरिया में वो रिसोर्स पाया जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं रिजर्व। स्टॉक को रिजर्व कैसे किया जाए, उसको बचा के कैसे रखा जाए, जिससे वो सिर्फ हमारे ही नहीं, आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके भी काम आता रहे, तो उसको बोलते हैं रिजर्व ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी ऑफ यूज, क्या उस रिसोर्स को यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक आयरन है ना। आयरन तो है आपके पास, लेकिन आयरन से जो चेयर बनी है, तो चेयर क्या गॉड गिफ्टेड है? नहीं, चेयर गॉड गिफ्टेड नहीं है। चेयर को ये ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। ठीक है ना। यानी इसको क्या किया हमने, आयरन को मेल्ट किया, मेल्ट करके इंडस्ट्री में उसको चेयर में डाल दिया, उसको टेबल में डाल दिया, उसको डोर्स में डाल दिया, उसको रेलिंग में डाल दिया, है ना। उससे हमने रेल बनाई, ट्रेन बनाई, रेलवे लाइंस बनाई। ठीक है ना। तो आयरन को क्या किया हमने, मॉडिफाई किया। तो किसकी मदद से किया, टेक्नोलॉजी की। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट प्लानिंग। ओवरऑल डेवलपमेंट प्लानिंग का मतलब है कि जो रिसोर्सेज है, क्या वो रिसोर्सेज नेशनल वाइज यानी पूरे कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। उस रिसोर्स को यूज़ करना, जो हमारी कंट्री की गाइडलाइन होती है कि इस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो आता है ओवरऑल डेवलपमेंट प्लानिंग। यानी उस किसी भी रिसोर्स को हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हम, हमारी जो कंट्री स्पेशल कंट्री है, उस कंट्री की गाइडलाइन को पे वो फिट बैठता हो। ओके, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी मतलब ये आता है कि टू मेंटेन फ्यूचर एनवायरनमेंट। यानी कोई भी रिसोर्स यूज़ करने से पहले हमें सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए कि क्या उस रिसोर्स को यूज़ करने से हमारा
हमारी जो जनरेशन्स हैं, न्यू जनरेशन्स हैं, उनका फ्यूचर सेफ है या नहीं है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, इसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? क्या वो उस रिसोर्स को यूज़ करने से क्या वो एनवायरनमेंट साफ, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? तो ये सब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है? तो अभी ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।